नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने एक बार फिर संवेदनहीनता दिखाई। बिहार में शराब से हुई मौतों पर उन्होंने कहा कि लोग शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। जहरीली शराब पीकर मरने वालों को मुआवजे की क्या जरूरत। इस तरह की मांग करने वाले गंदा काम कर रहे हैं। इसके बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव एक कदम और आगे निकल गए। तेजस्वी ने कहा, जहरीली शराब पीकर मौत की कोई पहली घटना तो नहीं है। इससे पहले भी बिहार में लोग शराब पीकर मरते रहे हैं। तब बीजेपी वाला क्यों नहीं बोला? तब बीजेपी के नेता क्यों नहीं चिल्लाए? तेजस्वी ने कहा, अब जो शोर हो रहा है सब सियासी है। शराब से मौतों के मामले में बीजेपी शासित राज्य पहले नंबर पर है और बीजेपी वाले वहां की बात क्यों नहीं करते? नीतीश सरकार के एक और मंत्री 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, बेकार में हाय तौबा मचाया जा रहा है, लोग शराब पीना बंद कर दें, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। यह फिगर कहां तक जाएगी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोगों की हालत नाजुक है। जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेताओं ने कह दिया यह सब साजिश है। बीजेपी के लोग जहरीली शराब की सप्लाई कर रहे हैं जिससे लोग मरें, सरकार को बदनाम किया जा सके और उनकी सियासत चमके। मतलब यह कि बिहार सरकार की पूरी कोशिश यह है, यह साबित किया जाए कि जहरीली शराब से हुई 39 लोगों की मौत बीजेपी की सियासी साजिश है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक और विधायक तक सब ये कहना चाहते हैं कि जो लोग मरे वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो उन्होंने शराब क्यों पी। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनवाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट दिखा देता हूं जिसने आज एक बार फिर लोगों का दिल दुखाया। छपरा में जब 39 घरों में अर्थियां उठ रही हैं, किसी ने पति को खोया, किसी ने बेटे को खोया, कई महिलाएं विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। गांव में मातम है, घरों में चीख पुकार है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार का काफिला विधानसभा के गेट पर पहुंचा तो नीतीश कुमार के चेहरे पर न कोई दुख था, न किसी तरह की परवाह थी। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकले और बीजेपी के उन विधायकों पर हंसे जो जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं पर कल सदन में नीतीश कुमार ने आपा खो दिया था। आज जब विपक्षी विधायक नीतीश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तो नीतीश कुमार हंसते हुए वहां से निकल गए। उन्होंने बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के कंधे पर हाथ रखा, थपथपाया और मुस्कुराते हुए विधानसभा के अंदर चले गए। विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने जहरीली शराब से हुई 39 लोगों की मौत पर चर्चा की मांग की, नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा। बीजेपी के एमएलए नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को एडजर्न करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने धरना दिया, प्रदर्शन शुरू किया और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने आए और आते ही ऐसी बात कही जो उन परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने की थी जिनके परिजन जहरीली शराब के शिकार हो गए, जिनके घरों में मौत हो गई। नीतीश ने कहा, क्या किया जाए, जो पिएगा वो मरेगा ही। शराब पीकर मरने वालों के परिवार को मुआवजा की मांग का कोई मतलब है क्या? नेता प्रतिपक्ष का यह आचरण शोभनीय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसा यह प्रजातंत्र के लिए खतरनाक बात होगा। सदन में अव्यवस्था फैलाने के काम नहीं करना चाहिए। आपको बुलवाएंगे, आप इंतजार कीजिए, बुलवाएंगे, हमारा क्वेश्चन आवर है। शांति।
आप अपना कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। जिन घरों में मौत का मातम है, जिन परिवारों के लोग जहरीली शराब पीने के बाद हॉस्पिटल्स में मौत से लड़ रहे हैं, उन लोगों पर चीफ मिनिस्टर का यह बयान सुनकर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नीतीश कुमार का यह बयान राजनीतिक मर्यादा, पद की गरिमा और संवेदनशीलता हर लिहाज से गलत है। मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कल को नीतीश और उनकी पार्टी के नेता कहें कि उनके बयान को आधा अधूरा दिखाया गया, गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया। इसलिए मैं आपको नीतीश कुमार की पूरी बात सुनवा देता हूं। ये सुनकर क्लियर हो जाएगा नीतीश ने जो कहा सोच समझ कर कहा, वो यही कहने आए थे, यही उनका इरादा था, यही उनकी सोच है। बड़ी बात यह कि नीतीश को 2016 से लेकर अब तक जहरीली शराब से हुई मौतों की सारी घटनाएं याद हैं। उन्होंने सारी पुरानी घटनाओं का हवाला भी दिया। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी। और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हो सकती है, शराब पीना हानिकारक है, ये लोगों को समझाना चाहिए। जिन इलाकों में ऐसी घटनाएं होती हैं वहां जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अब कोई पूछे, मुख्यमंत्री आप हैं, सरकार आपकी है, जागरूकता अभियान कौन चलाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार सिर्फ बयान देने के लिए है? नीतीश ने कहा सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, तो फिर जो भी शराब मिलेगी वो नकली होगी, जहरीली होगी, ये लोगों को समझना चाहिए। अब कोई पूछे, आपने शराबबंदी का कानून बना दिया, इसे सख्ती से लागू करना किसका काम है? जहरीली शराब अगर बिक रही है तो क्या ये जनता की गलती है? लेकिन कोई ऐसे सवाल पूछे तो नीतीश नाराज हो जाएंगे। हो सकता है यह भी कह दे कि तुम बर्बाद हो जाओगे। इस मामले में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से ज्यादा समझदारी दिखाई। उन्होंने मुख्यमंत्री का बचाव किया, लेकिन यह नहीं कहा कि नीतीश ने जो कहा वो सही है। यह नहीं कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। तेजस्वी ने नीतीश के बयान पर जवाब देते हुए कहा, नीतीश कुमार की बात का गलत मतलब निकाला गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। और आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब। कल नीतीश ने आपा खोया, आज गैर जिम्मेदारी भरा बयान दिया, तो बीजेपी के नेताओं ने रिएक्ट करने में देर नहीं लगाई। बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है, संवेदनहीनता की मिसाल है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, दूसरों को कोस रहे हैं। वो उन पुलिस अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं लेते जिनके इलाके में जहरीली शराब से मौतें हुई, जिनके इलाके में जहरीली शराब बिक रही है। ये संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं, निर्लज्ज हैं। गृह विभाग इनके जिम्मे है। शराब पहुंचता कैसे है? आपके थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी और पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?
उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं करते हैं जो अरबपति बन गया? इसको धंधा बना करके दारू और बालू के नाम पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? अपराधियों की गोली से मर रहा है, जहरीली शराब से मर रहा है। मुआवजा देनी चाहिए सरकार को और उन भ्रष्ट पदाधिकारियों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए और अपनी भी जिम्मेवारी गृह विभाग है। ये संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने चाहिए। कुर्सी के मोह में बिहार को रसातल में भेज रहे हैं, बिहार को ये बर्बाद कर रहे हैं। कल इन्होंने कहा था कि बर्बाद कर देंगे तुम ताम का, तो अरे पूरे बिहार को आपने बर्बाद कर दिया है। अब आपकी बर्बादी की शुरुआत होगी। जब विपक्ष ने यह पूछा कि छपरा में जहरीली शराब से मौतों के केस में अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ, तो थोड़ी देर बाद पुलिस ने बयान जारी किया। पुलिस ने बताया कि 39 लोगों की मौत के मामले में अब तक 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जिस जगह यह घटना हुई वहां के चौकीदार और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा मढ़ौरा के एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा पर डिपार्टमेंटल एक्शन और उनके ट्रांसफर के लिए कहा गया है। पिछले 48 घंटे में अवैध शराब बेचने वाले 126 छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट किया गया है। जगह जगह रेड की जा रही है। लेकिन सवाल यह कि छपरा में जहरीली शराब आई कहां से? पुलिस का कहना है वो तो पूरी सख्ती बरत रही है। जितने लोग पिछले 2 साल में गिरफ्तार किए उससे ज्यादा इसी साल अरेस्ट कर लिए गए हैं। कार्रवाई हमारी की गई है। इस वर्ष अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर के अभी दिसंबर 14 तक कार्रवाई जो है वो पिछले 2 साल के डेटा को अगर आप जोड़ दें, आंकड़ों को जोड़ दें, तो उससे ज़्यादा कार्रवाई हुई है। इस वर्ष जनवरी से लेकर 14 दिसंबर तक हम लोगों ने 3450 कांड दर्ज करते हुए 9104 गिरफ्तारियां की है। 1,91,188 लीटर शराब भी जब्त किया है। 634 गाड़ियां भी जब्त की गई है और पिछले 48 घंटों में 126 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करते हुए कुल जो है 4141 लीटर शराब की बरामदगी की गई है, जिसमें 150 लीटर स्प्रिट और 3979 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब की भी बरामदगी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हम लोगों ने जो वहाँ का स्थानीय चौकीदार था और स्थानीय थाना प्रभारी मसरख, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस का जवाब खुद ब खुद बता रहा है कि प्रशासन जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कितना इनसेंसिटिव है। हर बार यही होता है, मौतें होती हैं, हंगामा होता है, बयानबाजी होती है, कुछ छोटे अफसर सस्पेंड हो जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। फिर पुलिस की जांच में क्या निकला, कितने लोग पकड़े गए, ये न कोई पूछता है न कोई किसी को बताता है। लेकिन इस बार पुलिस पर प्रेशर है क्योंकि सियासी तौर पर मामला बढ़ गया है। आज ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल ने कहा, बिहार में जो हालात हैं, जहरीली शराब का धंधा पुलिस की मदद से चल रहा है। सरकार को सब कुछ पता है, इसलिए छपरा के केस में भी कुछ नहीं होगा। संजय जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, राज्य सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है। एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मामला बिहार का है, एक राज्य का है, केंद्र सरकार को इसमें दखल देने का कोई ज्यादा अधिकार भी नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे देश में है। नीतीश कुमार भी समझते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें आसानी से छोड़ेगी नहीं, इसलिए आज नीतीश कुमार ने
पलटवार किया। नीतीश ने कहा, शराब न पीने की, शराबबंदी में साथ देने की कसम तो बीजेपी के लोगों ने भी खाई थी, अब अलग हो गए तो उन्हें शराबबंदी बुरी लगने लगी है। नीतीश ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बारे में बीजेपी के जो नेता बोल रहे हैं वो उन राज्यों के बारे में क्यों नहीं बोलते जहां बीजेपी की सरकार है। नीतीश ने कहा कि 4 महीने पहले तो जब वो बीजेपी के साथ थे तब तक सब ठीक था, अब वो बीजेपी से अलग हो गए हैं तो उन पर हमला किया जा रहा है। आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना, तो इसको तो सबको समझाना ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनको पैसा कमाल है भाई, और कहीं कहीं से बयान देख रहे हैं, दिल्ली में भी बयान देख रहे हैं, हाउस में कहाँ कहाँ कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, और इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा बात है। सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक एक लोगों ने शपथ लिया। आज कैसे कह रहे हैं, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। आप पूछ लीजिए उन से, कुछ नहीं बोलता। 3-4 महीना पहले तक मेरे साथ था तो ही नहीं हो रहा था, और उस समय क्या था। आज तुरंत चूंकि अलग हटा है तब बोल रहा है। तेजस्वी तो फिगर्स लेकर आए थे। तेजस्वी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले मामलों में अगर जांच की जाए तो पता चलेगा बीजेपी शासित राज्य टॉप पर हैं। शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बिहार की तुलना में ज्यादा है। आप 3 या 4 स्टेट में कह लीजिए तो बीजेपी शासित राज्य हैं, और जहां अगर बिहार और गुजरात का अगर कंपैरिजन किया जाए तो भी उन 4 सालों में गुजरात में 50 मौतें हुई और बिहार में 21 मौतें हुई। तो ये बीजेपी के लोगों का केवल नफरत, झूठ, यही एजेंडा है फैलाने का। कि जब से आरजेडी साथ में आ गई तब से इस तरह नहीं, आप 4 महीना पहले बीजेपी कहाँ थी? ये बात सही है, बिहार में जब शराबबंदी का कानून बना था उस वक्त बीजेपी सरकार में थी, बीजेपी ने इस कानून का साथ दिया था। सुशील मोदी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आज सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी आज भी शराबबंदी को सपोर्ट करती है। कानून खराब नहीं है, लेकिन कानून को सही ढंग से सख्ती से लागू करना सरकार का काम है। सुशील मोदी ने कहा, जो लोग जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं वो सरकार के साथ हैं, इसलिए एक्शन कैसे होगा। शराबबंदी पे क्या पुनर्विचार की जरूरत है सर? नहीं, मैंने कहा शराब पुनर्विचार यानी कैसे ठीक से लागू किया जाए। मैं शराबबंदी को खत्म करने के बीजेपी पक्ष में नहीं है, हम 200% शराबबंदी के पक्ष में। हम तो जब विपक्ष में थे तो भी हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन ठीक से लागू हो ये ना इम्पोर्टेंट है। और समीक्षा का मतलब थोड़ी कि खत्म कर दिया जाए, समीक्षा का मतलब यह है कि और क्या कानून में संशोधन किया जाए और क्या किया जाए। अब अपनी पुलिस को केवल कंट्रोल कर लीजिए, शराबबंदी लागू हो जाएगी। ये सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं व्यापार करवाने में, अवैध व्यापार में कौन लोग लगे हुए? बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके बैग में 2 बोतल डाल दी जाती है, जाकर किसी को बेच देता है, 500 रुपया मिल गया, पुलिस की मिलीभगत है। अगर पुलिस चाहे तो किसी की हिम्मत है क्या कि बाहर से शराब लाकर जो बिहार के अंदर बेच सके? तो इसलिए इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। अब नीतीश जी का विल पावर खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी के इस आरोप का भी जवाब दिया। मैं आपको दोनों तरफ की बात सुनवा रहा हूं। नीतीश ने कहा उनकी सरकार शराबबंदी के मामले में डबल एक्शन ले रही है। एक तरफ सरकार के खतरों को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस से कहा गया है कि वो शराब के व्यापार में लगे लोगों पर कार्रवाई करें। नीतीश ने कहा पैसों के लालच में कुछ गरीब गुरबे भी अवैध शराब के ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस अफसरों को निर्देश दिया कि छोटी मछलियों के बजाय बड़ी मछलियों पर एक्शन लें। नीतीश ने कहा क्या किया जाए, कुछ लोग तो गड़बड़ी करेंगे। हत्या डकैती के खिलाफ कब से कानून बना है, क्या हत्याएं बंद हो गई हैं? आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो,
अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन समाज में तो आप कितना भी कुछ भी काम करिएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा नहीं जी। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। नीतीश कह रहे हैं कि उनकी सरकार सख्ती बरत रही है, पुलिस एक्शन ले रही है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में शराब पुलिस के प्रोटेक्शन में बिकती है, पुलिस के अफसर इसमें शामिल हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसे सियासी बयान बताते हैं। इसलिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र छपरा में उस गांव में गए जहां ये घटना हुई थी, गांव के लोगों से बात की। ये वो गांव है जहां जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हुई है। गांव वाले नीतीश कुमार के बयान से नाराज दिखाई दिए। गांव वालों ने कहा यह सही है कि शराब पिएंगे तो मरेंगे, लेकिन शराब तभी पिएंगे जब शराब मिलेगी। अब सरकार बताए कि शराबबंदी के बाद भी शराब कैसे बिक रही है। कुछ गांव वालों ने साफ साफ लफ्जों में कहा पुलिस और नेता मिलकर शराब का कारोबार करते हैं, अफसर, नेता, मंत्री सब मिले हुए हैं और जनता मर रही है। सर बोल रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, जब वही बेचवा रहे हैं। पहले सरकारी दारू आ रहा था तो 10 रुपया 20 रुपया मिलता था, लोग पीता था, खराब नुकसान नहीं आता था। अब वो बंद करवा दिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बंद करवा दिए, और वही चीज़ डबल टेबल रुपया में बेचवा रहे हैं, मिट्टी में हलवा के बेचवा रहे हैं, वही पॉइजन हो जा रहा है। बोल रहे हैं पियोगे तो मरोगे, जब सब पैसा वही कमा रहे हैं। पुलिस वाले, बड़े बड़े नेता मंत्री, वो लोग सब लोग मिले हुए हैं, तब ना बाहर से माल आ रहा है। दारू पियोगे तो मरेगा, तो बेचवा रहे हैं तब ना लोग पी के मर रहा है। जीविका बिहार से वो बोले कि आप लोग रोड पे जाइए, सारे महिला को घर से निकाल दिए, पूरे सबको शपथ लिए कि आप लोग घर से बाहर जाइए। सबके बेटी बहू घर से बाहर निकल के जाके रोड पे शपथ ली कि हाँ दारू बंद हो गई। तो जब बंद हो गई तो फिर आई कहाँ से दारू? तो ये लोग तो सब पुलिस वाले करते हैं या सरकार भी मिलके करता है, तभी तो दारू बिक रहा है ना। सर जब सरकार बंद कर दिया है तो मार्केट में मिल कैसे रहा है, या लोग पी कैसे रहे हैं, मर कैसे रहे हैं? जब बिहार सरकार जब बोल रहा है कि हाँ बंद है, ठीक है, हम मानते हैं कि बंद है, तो फिर मिल कहाँ से रहा है? जब ले मार्केट में नहीं आएगा तो लोग कैसे पिएगा, कैसे मरेगा? किसके सह पर बिक रहा है? प्रशासन बेचवा रहा है। अब प्रशासन जिसका अंडर में आता है वो बेचवा रहा है, तब ना प्रशासन कराई नहीं कर रहा है। शराब पीने से बेचवाता है तो वही थाना भी नहीं रोक सकता है, घूस ले लेता है, बिकवाता है, थाना बिकवाता है, तब लोग कोई पी लेता है, मर जाता है जहरीला शराब। हमें कहना है यही है कि जब मार्केट में जो सामान नहीं आएगा, बाहर से नहीं बिक्री होगा तो सामान मिलेगा कैसे? सामान तो सरकार का एथी है, सरकार बाहर से आता है, प्रशासन का जरिए सब बिक्री होता है। प्रशासन जब से घूस लेकर आई ये सब काम करता है। चौकीदार के ड्यूटी बनता है, चौकीदार के घर घर घूमकर इंक्वायरी करना चौकीदार का बनता है। चौकीदार किस लिए रहता है? चौकीदार को रिपोर्ट देना है वह थाना पर, बड़ा बाबू का पास, उसका कंट्रोल करना चाहिए। गांव वाले कहते हैं पुलिस सब जानती है, पुलिस ही शराब बिकवाती है, और ये बात झूठ नहीं लगती। बिना पुलिस की मिलीभगत के किसी इलाके में जहरीली शराब बिक नहीं सकती। हैरानी की बात है कि 39 लोगों की मौत के बाद सिर्फ गांव के चौकीदार और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। एक दो छोटे अफसरों का ट्रांसफर हुआ है और नीतीश कुमार है कि कहा कि जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अब इससे आगे की बात सुनिए। गांव वाले कह रहे हैं शराब पुलिस बिकवाती है, लेकिन आरजेडी के विधायकों ने कहना शुरू कर दिया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी के नेता यूपी से लाकर बिहार में शराब बिकवा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो क्या गलत बोल रहे हैं? जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ये जहरीली शराब जो यहाँ भाजपा के लोग जो कारोबार कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार है, यहाँ आप लोग अगर गलत करेंगे तो आप लोग पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार जो चल रही है बिहार में कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है।
तो आप लोग सचेत हो जाइए, नहीं तो बिहार से खदेरे जाएंगे। एक बात बताइए कि शराब जब बंदी है तो आप क्यों उसका सेवन कर रहे हैं? मैंने पहले भी आग्रह किया था लोगों से, आज भी कर रहा हूँ। जहरीली शराब बिक क्यों रही है? मरेंगे। लेकिन जहरीली शराब बिक क्यों रही है? तो जिम्मेवारी किसकी है, लोगों की है या प्रशासन की है? ये बीजेपी के लोग यूपी से लेकर के शराब आ रहे हैं और बिहार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अब मैं आपको बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ की बात सुनाता हूं। समीर सेठ ने कहा, लोगों को समझना चाहिए जब बिहार में शराब पर पाबंदी है, इसके बाद भी अगर शराब मिल रही है तो नकली ही होगी, जहरीली ही होगी। समीर सेठ ने कहा, जहरीली शराब से बचने का एक ही रास्ता है, या तो लोग शराब पीना छोड़ दें या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दौड़ लगाएं, खेले कूदें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, जिससे उन पर जहरीली शराब का असर कम हो। कि अगर लोग पीना ही छोड़ दें तो सबसे बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जहर ही आ रहा है, कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना, कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीज़ों को त्याग करें, चूँकि प्रोहिबिटेड है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में ठेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। 39 लोगों की मौत एक दर्दनाक हादसा है। मरने वाले गरीब थे, नासमझ थे, उनके पीछे छूट गए परिवार आज बेबस हैं, बेसहारा हैं। मैं मान लेता हूं कि जिन्होंने जहरीली शराब पी उन्होंने गलत किया, पर उन्होंने तो अपने की सजा पा ली, उनकी तो जान चली गई, लेकिन उनके परिवार वालों का क्या कसूर? ये रोते बिलखते लोग मुख्यमंत्री की हंसी देखकर, उनके बयान सुनकर क्या सोचेंगे? क्या ये कहने से जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, इन परिवार वालों को सांत्वना मिलेगी? क्या सरकार का काम कानून बनाने के बाद खत्म हो जाता है? क्या कानून बनाने से पहले इस बात का असेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए था कि शराबबंदी लागू करने से जहरीली शराब का चलन बढ़ जाएगा? आज सरकार और पुलिस कह रहे कि लोगों को एजुकेट करेंगे। ये काम तो शराब पर पाबंदी लगने से पहले होना चाहिए था। जो लोग आज अनाथ हो गए, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया, उनके लिए संवेदना के 2 शब्द बोल देते तो मंत्रियों का क्या बिगड़ जाता? बिहार में नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि वो बिना पिए नशे में है। क्या ये नशा सत्ता का है? नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू हो रहा है, लेकिन फिगर्स कुछ और कहानी कहते हैं। आंकड़े देखकर लगता है कि जैसे बिहार में शराब की नदियां बह रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 साल में शराबबंदी के बाद बिहार में 2,09,79,000 लीटर शराब जब्त की गई। सोचिए शराब की सप्लाई किस लेवल पर हो रही होगी। हर रोज 10,000 लीटर शराब जब्त हो रही है। दावा यह है कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। शराब पीने या एक आध बोतल शराब रखने के चक्कर में 6 लाख लोगों को जेल भेजा जा चुका है। हर महीने 45,000 केस दर्ज होते हैं। अब तक 4 लाख केस दर्ज हो चुके हैं और निपटारा सिर्फ 4,000 केसेस का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यह कमेंट कर चुका है कि अदालतों का पूरा वक्त सिर्फ शराबबंदी से जुड़े केसेस में जमानत की सुनवाई में जा रहा है। आप सोच सकते हैं सिस्टम पर कितना प्रेशर होगा, कितना बोझ है, और नतीजा कुछ भी नहीं। लोग अब भी शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं। बस इतना फर्क आया कि पहले सरकारी दुकान में सस्ती शराब 20 रुपए में मिलती थी, अब अवैध रूप से जहरीली शराब 100 रुपए में मिलती है। कोई नहीं कहता कि शराब अच्छी चीज है, कोई नहीं कहता कि शराब पर पाबंदी लगाना गलत बात है, लेकिन कोई भी कानून लागू करने से पहले ये सोचा जाना चाहिए कि सरकार में इसे लागू करने की क्षमता है या नहीं, सरकार के पास सिस्टम है या नहीं। इस बात पर विचार होना चाहिए था अगर इन परिस्थितियों में यह कानून लागू किया गया तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बिहार के नेताओं को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर सिंह से सीखना चाहिए। देश के लोगों को मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर सिंह की बात ध्यान से सुननी चाहिए।
आपको हैरानी होगी, कौशल किशोर सिंह ने अपना इकलौता बेटा शराब के कारण खोया। शराब के नशे की लत के कारण कौशल किशोर सिंह के जवान बेटे की मौत हो गई। कौशल किशोर खुद सांसद हैं, उनकी वाइफ जया देवी कौशल भी विधायक हैं, लेकिन शराब के नशे के आदी हो चुके बेटे को बचा नहीं पाए। करीब 2 साल पहले 19 अक्टूबर 2020 को लिवर फेल हो जाने के कारण उनके बेटे आकाश किशोर की मौत हो गई। आकाश की उम्र उस वक्त महज 28 साल थी। जवान बेटे को कंधा देने किसी पिता के लिए कितना दर्द भरा होता है, बेटी की अर्थी कितनी भारी होती है, ये कौशल किशोर ही समझ सकते हैं। लेकिन वो बेटे की मौत का गम सीने में दबाकर घूम रहे हैं। अब कौशल किशोर और उनकी वाइफ इस कोशिश में लगे हैं कि जो दर्द वो झेल रहे हैं, ऐसा दर्द कोई और न झेले। कौशल किशोर अब नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वो लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे गलत लोगों की संगत में पड़कर बेटे को शराब की लत लगी। उन्होंने इलाज करवाया, फिर बेटे की शादी कर दी, लेकिन बेटे ने शराब नहीं छोड़ी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब घर में बहू है, 4 साल का पोता है। उनको देखकर हर पल इस गलती का एहसास होता है कि वक्त रहते बेटी की लत का पता चल जाता तो छुड़वा देते। इसलिए कौशल किशोर लोगों से कहते हैं कि बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके दोस्तों पर नजर रखिए और बच्चों को बताइए कोई भी नशा कितना खतरनाक है। मुझे तो 4 साल बाद पता चला कि नशा करता था। मैं सांसद हूँ, पत्नी विधायक है, मैंने 6 महीने उसे एडमिट रखा, ठीक होकर बाहर आता था। मैंने शादी कर दी, उसकी बीवी एमकॉम की हुए, बच्चा उसका उस समय 4 साल का। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया, फिर से नशा करने लगा और हॉस्पिटल में एडमिट कराया भी, मगर धीरे धीरे करके उसने आंख बंद कर ली और उसकी जान चली गई। मैं सोचता रहा कि मैं अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया, मेरा बेटा नशे की वजह से मर गया। आप सोचिए कि जो है मेरे बच्चे न मेरे भाई की कैसे जलाए, जिसको छाती से लगा के मारा। उस समय हमने संकल्प किया कि ये बात हमको जनता को, लोगों को, देश में बतानी है। एक सांसद, एक विधायक अगर नशे से अपने बेटे की जान नहीं बचा सकता तो आम आदमी अपने बच्चों की जान कैसे बचा पाएगा। कौशल किशोर अपने अनुभव से एक और जरूरी सलाह सभी माता पिता को देना चाहते हैं। उनका कहना है उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी करके गलती कर दी, लेकिन दूसरा कोई अपने बेटे की तब तक शादी न करे जब तक वो नशे को पूरी तरह से छोड़ नहीं देता। और कोई लड़का कितना भी रईस हो, अगर वो नशा करता है तो किसी लड़की के पिता को अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करनी चाहिए। असलियत में दोस्तों के चक्कर में पड़ गया वो। मैंने उससे पूछा तो मालूम हुआ कि दोस्तों के चक्कर में पड़ के करने लगा। तो मैंने 6 महीने उसको एडमिट रखा हॉस्पिटल में, ठीक हो गया, फिर मैंने शादी कर दी। एक बच्चा भी है, उनकी पत्नी है एमकॉम किए हुए। अब 4 साल का बच्चा हो गया, जब डेथ हुई 2 साल का। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने गलती की है। मैं जानता था कि मेरा बेटा नशा शुरू कर चुका है और जब मैं जानता था मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं नहीं शादी करता तो मेरी बहू विधवा नहीं होती और मेरा जो पोता है वो बिन बाप का नहीं रहता, उसकी शादी नहीं होती, तो कम से कम वो अकेले जाता। परिवार में इस तरह का वो तो नहीं पैदा करके जाता। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की या कोई भी व्यक्ति अपने बेटी की शादी, बहन की शादी, भतीजी की शादी किसी नशा करने वाले से ना करे। कुछ भी कमाता हो, चाहे जितना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, नशा नहीं करता है, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तम्बाकू, दारू, शराब या स्मैक ड्रग्स नहीं लेता है, उससे अपने लड़के, अपनी लड़की या भतीजी की शादी करें। कम से कम उसका जीवन तो सुखी रहेगा, ज़िंदगी तो रहेगी, वो विधवा तो नहीं होगी। वरना नशा करने वाले लोग कम उम्र में ख़त्म हो जाते हैं और फिर अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को पूरी ज़िंदगी भर घुट घुट करके मरने के लिए छोड़ जाते हैं। मैं कौशल किशोर और जया देवी की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने लोगों को शराब के खतरे के प्रति आगाह करने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने अपने बेटे की मौत से जो सबक सीखा उसे समाज के साथ शेयर किया है। यह आसान काम नहीं है। जब जब वो लोगों को नशे के बारे में बताते होंगे तो उन्हें अपने जवान बेटे की याद जरूर आती होगी।
दिल पर पत्थर रखकर लोगों को यह बताना कि शराब की लत कितनी खतरनाक होती है, अपने बेटे की मौत का एग्जाम्पल देकर समझाना बहुत हिम्मत का काम है। कौशल किशोर अब लोगों से कह रहे हैं कि बेटा बुरी संगत में है, उन्हें समझने में देर हो गई, ये गलती कोई और ना करे। इसी तरह श्रद्धा वालकर के पिता भी आज ये कह रहे थे कि बच्चे अगर गलती करें, गलत संगत में पड़ जाएं, तो माता पिता उनसे संबंध न तोड़ें, संपर्क खत्म न करें, क्योंकि यह गलती उन्होंने की और बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हत्यारे आफताब नाम के राक्षस ने उनकी बेटी के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। हालांकि आज श्रद्धा वालकर के पिता को न्याय की उम्मीद जगी, क्योंकि आज पहली बार पुलिस को श्रद्धा के हत्यारे आफताब के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। आज यह साबित हो गया कि दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल और गुरुग्राम से जो हड्डियां बरामद की हैं, वो श्रद्धा वालकर की हैं। जो हड्डियां और जबड़े का हिस्सा पुलिस को मिला, उसका डीएनए श्रद्धा वालकर के पिता के डीएनए से मैच कर गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को आज आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई। पिछले दिनों जब हत्यारे आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किया गया था, उसमें आफताब ने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूल की थी और जो हड्डियां पुलिस को मिली थी वो भी आफताब की निशानदेही पर ही बरामद की गई थी। अब पुलिस को उम्मीद जगी है, इस दिल दहलाने वाले केस में हत्यारे का गुनाह साबित करने के लिए उसे सबूत मिल गए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को CFSL लोधी रोड से DNA की रिपोर्ट मिल गई है। जो DNA की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया, परिवार का साथ छोड़ दिया, माता पिता से बात करना भी बंद कर दिया और आफताब ने इसी का फायदा उठाकर दिल्ली में श्रद्धा वालकर की पहले गला दबाकर हत्या की। इसके बाद लाश के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, एक एक करके अलग अलग जगहों पर लाश के टुकड़ों को फेंक दिया। 18 नवंबर को हत्या हुई। 6 महीने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस के लिए सबूत इकट्ठा करना नामुमकिन लग रहा था। आफताब भी जेल में बिना किसी टेंशन के रहने लगा था, तो पुलिस वालों के सामने चुनौती थी। वो उनसे कहता था उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लाश के टुकड़े ढूंढ कर दिखाओ, सबूत खोज कर दिखाओ। आज DNA रिपोर्ट आने के बाद आफताब के खिलाफ पक्के सबूत मिल गए हैं। आज श्रद्धा के पिता ने कहा इस खबर सुने थोड़ी राहत मिली है, न्याय की उम्मीद जगी है। श्रद्धा के पिता ने कहा कि जब आफताब ने मर्डर की बात कबूली, उस वक्त उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। श्रद्धा के पिता शॉक थे, क्योंकि 26 सितंबर को आफताब ने उन्हें बताया था कि श्रद्धा के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। उसे श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पिता को सामने बिठाकर आफताब से पूछताछ की, तो उसने श्रद्धा के पिता को बोला, सॉरी अंकल, आई किल्ड हर। जब मैं दिल्ली गया था तो उसके दूसरे दिन ही मेरे सामने उसको खड़ा किया, तो पुलिस ने कहा कि बताओ उनको क्या कहा है, श्रद्धा क्या किया है। तो उसने सीधा ऐसे ही जवाब दिया कि नहीं अंकल, श्रद्धा इज़ नो मोर, आई एम सॉरी। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। पिछले 1-1.25 महीने से ये बात बता नहीं रहा था कि श्रद्धा कहाँ है, मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये अभी श्रद्धा नहीं है करके। तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाया कि ये ऐसे कैसे बोल पाया ये। और क्या बोला? नहीं, फिर बाद में मैं तो सुन ही नहीं पाया कि ये क्या मामला है। तो फिर 2-3 घंटे बाद उसने फिर वापस वही स्टोरी बताया कि श्रद्धा का मैंने ऐसे ऐसे कत्ल किया है। तो फिर मैं तो मतलब सुन ही नहीं पाया कि ये कैसे किया है इसने। आपको उसने उस दौरान माफ़ी मांगी कि सॉरी अंकल, गलती हो गई, ऐसी कोई बात? जी हाँ, उसने वही बताया कि अभी मैंने जो किया है वो आपको गलत लगा होगा, सॉरी अंकल। श्रद्धा के पिता ने बताया कि जब पुलिस आफताब को उसके फ्लैट और मेहरौली के जंगल में लेकर गई थी, उस वक्त वो पुलिस के साथ थे। लेकिन जिस तरह से वो पुलिस को बता रहा था कि उसने श्रद्धा को कैसे मारा,
फिर कैसे उसके लाश के टुकड़े किए, श्रद्धा के पिता ने बताया आफ्ताब बड़े आराम से बोल रहा था, लेकिन वो ऐसी बातों को सुन नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहां से बाहर चले गए। जब पहली बार गया तो वो पुलिस स्टेशन में उसका सामना हुआ था। उसके बाद फिर उसी दिन हम लोग उसके घर गए, वहाँ पे जो उसने बॉडी रखा था वहाँ जाके पूरा जानकारी दी, उसने कैसे किया, क्या किया है। आपके सामने आफ्ताब ने घर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई? मुझे नहीं बताई, वो पुलिस को बता। मतलब आप साथ में थे? जी जी, मैं साथ में था। तब पुलिस ने मुझे बोला कि आप साथ में ही रहिए, आपको भी देखना है क्या किया है, कैसे किया है। तब मैं उनके साथ में ही था। फिर बाद में हम लोग फ्लैट में देखने के बाद मेहरौली जंगल में भी गए, वहाँ जहाँ उसने बॉडी पार्ट्स फेंके थे वहाँ भी कुछ बॉडी पार्ट्स उसके मिले। मुझे तो हैरान हो रहा था कि ये ऐसे जैसे वो स्टोरी बता रहा था कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, गला दबाया, फिर ऐसे उसके टुकड़े किए, फिर वो फ्रिज में रखे। मैं तो सुन ही नहीं पा रहा था। मैं सीधा वहाँ से फ्लैट से बाहर निकल के मैं अलग से जा रहे में तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये मेरे बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, जो 3 साल से अगर एक साथ रह रहा है और प्यार की बातें करते थे वो लोग, तो ऐसे कैसे हैवानियत की काम कर सकता है वो। तो बहुत मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरा दिमागी हालत भी बहुत ख़राब हो गया था उस वक्त, और मैं फिर वापस चला आया वहाँ से। आफ्ताब अपना जुर्म कबूल कर चुका है, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। आज श्रद्धा वालकर का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि डीएनए मैच होने के बाद श्रद्धा की हड्डियां मिल गई हैं और अब आफ्ताब को सजा दिलाना आसान होगा। सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक डेवलपमेंट है इस केस में, क्योंकि श्रद्धा की जो वो बॉन्ड्स जो उसने बताए वो उनके फादर के डीएनए से मैच कर गए। हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ ये हो गया कि वो बॉन्ड्स श्रद्धा के ही थे, और जिसको पूना वाला कन्फेस कर रहा है कि हमने काटा था। इवन की चश्मदीद गवाह को भी हम क्रॉस करते हैं, उसमें जो भी होते हैं डिफेंस के लॉयर करते हैं, राइट। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग केस अब बन चुका है हमारा। अब इसको कोर्ट रूम में हमें प्रूव करना है। आफ्ताब पूनावाला, जो कि जिसका इंटरव्यू अगर आप लोगों ने नहीं देखा, बट उनके फादर ने मुझे बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम थाने में उससे मिला और पुलिस वालों ने उसको बुलाया, तो जैसे ही श्रद्धा के फादर को उसने देखा, उसने कहा श्रद्धा इज नो मोर। जरा सी सिकन नहीं है कि उसने मर्डर कर दिया। अभी तक आप लोगों ने भी जितना, या जो यहाँ जेल में वो बंद है कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, बहुत ही डेयरिंग तरीके से बात करता है कि हाँ मैंने मारा है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरीके के क्रूअल माइंड सेट के पर्सन को इस तरीके की जिस क्रूअलिटी की है, मैं आज आपके चैनल से भी कहती हूँ ये माध्यम से कि डेथ पेनल्टी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो इस क्रूअलिटी के साथ किसी का मर्डर करने से पहले नहीं सोच रहा है, तो डेफिनेटली वो डिजर्व कर रहा है कि उसको डेथ पेनल्टी विद इन अ टाइम पीरियड में फास्ट ट्रैक जस्टिस, फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से विद इन अ टाइम पीरियड में उसको हैंग किया जाए। हत्यारे आफ्ताब ने कितनी बेरहमी से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, किस तरह से उनको जंगल में दूर दूर फेंका, सबूत मिटाने की कोशिश की, और आज जब सबूत सामने आ रहे हैं तो लगता है ये एक क्रिमिनल माइंड का काम था। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे आफ्ताब का केस सामने आने के बाद हर थोड़े दिन में इसी तरह की खबर आती है जहां किसी ने अपने ही जानने वाले की हत्या की और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दूर दूर फेंक दिए। एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है। ऐसे आइडियाज कहां से आते हैं, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, और आफ्ताब का केस फूल प्रूफ तरीके से साबित करके उसे जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दिलवाना जरूरी है, ताकि इस तरह का इरादा करने वाले हर अपराधी को यह मैसेज मिल जाए, किसी की हत्या करके, किसी के टुकड़े करके जंगल या तालाब में फेंककर बचा नहीं जा सकता। हर क्रिमिनल माइंड के दिल में यह खौफ पैदा हो जाना चाहिए कि पुलिस एक दिन उस तक जरूर पहुंच जाएगी, जुर्म साबित होगा और फांसी का फंदा उसका इंतजार करेगा। लेकिन मुश्किल यह कि श्रद्धा वालकर जैसे बहुत सारे केस हैं। आज भी ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां लड़कियां अनजाने में ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं जो धोखा देकर उनसे शादी करते हैं,
फिर उनके साथ जुल्म करते हैं। इसी तरह का एक केस आज मध्य प्रदेश से सामने आया। भोपाल में फैजल सैयद अब्बास नाम के लड़के ने खुद को हिंदू बताया, एक दलित नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। 3 साल तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब लड़की को पता लगा कि लड़का मुस्लिम है तो उसने पेरेंट्स को सारी बात बताई। अब फैजल सैयद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि फैजल ने शान पंडित के नाम से अपना आधार कार्ड बनवा रखा था। यही कार्ड उसने लड़की को दिखाया था, खुद को हिंदू बताया था। हालांकि अब लड़की की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फैजल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, रेप और SC/SC एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। जब वो 16 साल की थी 2019 में, तो उनके साथ आरोपी के द्वारा ज़बरदस्ती का एक घटनाक्रम किया गया है और आरोपी ने अपने आप को पहले पंडित बोल करके इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने पहले शान पंडित नाम बताया था आरोपी ने अपना, और उससे दोस्ती करी और फिर वो दोस्ती बढ़ी। फिर उसने बर्थडे में अपना इनवाइट किया फरियादिया को, फिर उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उन्होंने उसका वीडियो बनाया और धमका करके लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते रहे। फिर आरोपी ने अपने आधार कार्ड को टैंपरिंग करके शान पंडित नाम बताया था। उसके बाद उसने 2019 को बताया कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लड़का हूँ। और हाँ, और उसने फिर जो सैयद फैजल अहमद नाम बताया। तो इस घटनाक्रम पर तत्काल थाना प्रभारी अजाक के द्वारा कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के केसेस को रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके लिए 2021 में शिवराज सिंह की सरकार ने कानून बनाया था। आज मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर का दावा है कि 2021 के मुकाबले 2022 में लव जिहाद के मामलों में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी जो मामले सामने आ रहे हैं उनसे सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। लगातार मामले घट रहे हैं जी। 2021 में अगर 65 थे तो 22 में 45 के आसपास रह गए जी। तो एकदम 20 कम हुए ना जी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये और घटेंगे, ठीक है, लेकिन कोई घटना इस तरह की ना हो जाए कि किसी बच्ची के 35 टुकड़े हो जाए जी। इसके लिए जरूरी है कि हम और लगातार निगरानी करें, ठीक है। और इसलिए हमने जो संस्थाएं हैं रजिस्ट्रेशन करती हैं, रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटी जैसी, आर्य समाज जैसी, नोटरी जैसी, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 महीने का समय रहता है। तो इस बीच में पुलिस को भी संपर्क बनाना चाहिए और उनकी जानकारी रिकॉर्ड की लेना चाहिए। कल भोपाल में एक मामला आ गया, कोलार में भी इस तरीके से क्या है वो मामला बताएंगे? नहीं, कोलार में मामला आया है, उस पर भी कार्रवाई हो गई है और इस तरह की कार्रवाई हम होने नहीं देंगे। कोई भी रिश्ता जो झूठ की बुनियाद पर बना हो उसमें ईमानदारी की, वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस से लड़कियों की जिंदगी खराब होती है, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, समाज का माहौल भी खराब होता है। मुझे लगता है कि किसी लड़के से दोस्ती करना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए लड़कियों को सबसे पहले इसके बारे में अपने परिवार वालों से बात कर लेनी चाहिए। माता पिता को भी ऐसे रिश्ते की जानकारी मिलने पर नाराजगी जाहिर करने के बजाय अपनी बेटी, अपनी बहन की बात सुननी चाहिए, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको इस बात की आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो परिवार वालों से खुलकर बात कर सके। अगर परिवार में बात होगी तो बेटियां इस तरह के जुल्म से, इस तरह के धोखे से बच सकेंगी। अगले महीने रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर सोशल मीडिया में जो कुछ नेगेटिव बातें कही जा रही हैं, आज शाहरुख खान ने उस पर रिएक्ट किया। शाहरुख ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया में नेगेटिविटी बिकती है, इसलिए लोग सोशल मीडिया पर फिल्मों लेकर नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ऐसे में फिल्मों की अहमियत और बढ़ जाती है। शाहरुख ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के जरिए पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि दुनिया में पॉजिटिव लोग जिंदा हैं। असल में विवाद हो रहा है पठा फिल्म के गाने पर।
बेशर्म रंग नाम का यह गाना 3 दिन पहले रिलीज हुआ, काफी पॉपुलर है। यूट्यूब पर अब तक 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग इस गाने को देख चुके हैं। यह गाना लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस गाने में दीपिका पादुकोण की एक ड्रेस और उसके कलर को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, फिल्म के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। आज शाहरुख खान कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में आए थे और इस दौरान शाहरुख ने कहा कि कोई कितनी भी नेगेटिविटी फैला ले, लेकिन हम सबको मिलकर यह दिखाना है कि दुनिया में पॉजिटिव लोग जिंदा हैं। The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form. लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। शाहरुख खान ने सही कहा, सोशल मीडिया में जो बात जितनी नेगेटिव होती है उतनी ही तेजी से वायरल होती है। इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। कोई अच्छे से अच्छा काम कर ले, उसमें भी लोग कुछ ना कुछ गाली देने लायक ढूंढ लेते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए यह प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन अगर नीयत साफ है, इरादा नेक है, तो ऐसी आलोचना की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जहां तक शाहरुख की फिल्म पठान का सवाल है, इसके रिलीज होने में काफी वक्त है। पूरी फिल्म देखे बिना किसी को कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो आपको चिंता में डाल देंगी। ये तस्वीरें फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस से मोरक्को की हार के बाद पेरिस से आई हैं। मोरक्को के सपोर्टर्स ने पेरिस की सड़कों पर आग लगा दी। पेरिस में प्रेसिडेंट के पैलेस के बाहर दंगा किया। पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, टीयर गैस फेंकनी पड़ी। पेरिस के अलावा फ्रांस के दूसरे शहरों जैसे लियोन, नीस और माउंटपिलियर में मोरक्को सपोर्टर्स ने दंगे किए, गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस की टीमों पर हमला किया। मोरक्को के सपोर्टर्स दंगाइयों ने उन घरों को भी निशाना बनाया जहां फ्रांस की टीम के झंडे लगे हुए थे। मोरक्को सपोर्टर्स ने उन गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जिन पर फ्रांस की टीम के झंडे लगे थे। दंगाइयों की हिंसा में माउंटपिलियर में एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। फ्रांस में कई जगह मोरक्को और फ्रांस के सपोर्टर्स आमने सामने आ गए, कई जगह मारपीट हुई। दोनों टीमों के समर्थकों ने एक दूसरे की गाड़ियों पर हमले किए। फ्रांस के अलावा बेल्जियम में भी मोरक्को और फ्रांस की टीमों के सपोर्टर्स आपस में भिड़ गए। असल मोरक्को फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला अरब और अफ्रीकी देश पहली बार है। पहली बार कोई ऐसा देश जो अरब और अफ्रीकी है सेमीफाइनल तक पहुंचा। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद मोरक्को के सपोर्टर जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन जब सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया तो दंगे भड़क उठे। मैंने कल रात फ्रांस और मोरक्को का मैच देखा था। स्टेडियम में मोरक्को के 50,000 से ज्यादा सपोर्टर्स मौजूद थे। मोरक्को के सपोर्टर्स ने फ्रांस के प्लेयर्स को जबरदस्त हूट किया, लेकिन फ्रांस के प्लेयर्स ने बिना किसी झगड़े के खेल खेला, बेहतर खेले और रेफरी के किसी डिसीजन पर कोई सवाल नहीं उठा। एक फेयर प्ले में, फेयर स्पिरिट में मोरक्को की टीम हार गई। इसलिए मैच के बाद जिस तरह के दंगों की तस्वीरें आई वो स्पोर्ट्स लवर को दुख पहुंचाने वाली हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।